मुंशी प्रेमचंद का नाम आते ही अक्सर दिमाग में गांव, गरीबी और समाज की सच्चाई की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन आज इस कहानी चमत्कार पर जो चर्चा हम करने वाले हैं ना, ये बिल्कुल अलग है। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल ड्रामा है। हम देखेंगे कि कैसे गरीबी, लालच और इंसान की नैतिकता के बीच दिमाग के अंदर एक भयंकर जंग छिड़ जाती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक इंसान के कैरेक्टर के गिरने की पूरी सीढ़ी है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस लाइन पर रुकिए। ये शब्द कहानी के मुख्य पात्र चंद्रप्रकाश के हैं। अब ये कोई रैंडम फिलॉसफिकल कोट नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के दिमाग की खिड़की है जो अपनी ही बुराई को, अपनी चोरी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए अमीरों की तथाकथित कंजूसी का बहाना बना लेते हैं। और सच कहूं तो यही वो सोच है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो चलिए पहले अंक से शुरुआत करते हैं, गरीबी और विश्वास। कहानी के हीरो या शायद एंटी हीरो चंद्रप्रकाश की हालत सच में बहुत खराब है। उसके पिता एक काफी ऊंची पोस्ट पर थे, पर उनके अचानक गुजर जाने से प्रकाश के सारे सपने एकदम टूट गए। डिग्री तो कॉलेज की है उसके पास, पर पिता को इस संपत्ति छोड़कर नहीं गए। और ऊपर से पत्नी चंपा की अपनी अलग बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। इन सब के बीच प्रकाश की आर्थिक सच्चाई को सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, 30। जी हाँ, कॉलेज पास करने के बाद उसके पास सिर्फ एक ट्यूशन पढ़ाने का काम बचा है, जिससे उसकी महीने की कमाई है सिर्फ 30 रुपए। जरा सोचिए, जिस नौजवान ने बड़े बड़े सपने देखे हों, उसे जब 30 रुपए में गुजारा करना पड़े तो उसके स्वाभिमान और दिमाग पर क्या असर होता होगा। ये 30 रुपए सिर्फ उसकी सैलरी नहीं है, ये उसकी मजबूरी का बोझ है। और यहीं से कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनिया आमने सामने आती हैं। एक तरफ है चंद्रप्रकाश की दुनिया, जहां गरीबी है, मायूसी है, और उसकी पत्नी चंपा की कड़वी बातें हैं जो उसे रोज उसकी असलियत याद दिलाती हैं। और दूसरी तरफ है उसके एम्प्लॉयर ठाकुर साहब की दुनिया। ठाकुर साहब बेहद अमीर हैं, दिल के बहुत साफ और उदार हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रकाश को रहने के लिए एक बढ़िया पक्का और हवादार मकान बिल्कुल मुफ्त दिया हुआ है। ये फर्क देख रहे हैं ना? यही वो खाई है जो आगे चलकर कहानी में एक भयंकर तूफान लाने वाली है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात है ठाकुर साहब का अंधा विश्वास। वो प्रकाश को नौकर नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे अपने 60 साल के लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रकाश की उस अंग्रेजी कॉलेज की डिग्री पर भरोसा है। और यह भरोसा इतना गहरा है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी इसी जवान चंद्रप्रकाश पर छोड़ दी। ड्रामा में इसे ही तो ट्रैजिक आयरनी कहते हैं। ठाकुर साहब का यही मासूम विश्वास अनजाने में एक बहुत बड़े धोखे की नींव रख रहा है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। आते हैं दूसरे अंक पर, दौलत और प्रलोभन यानी लालच। यहां से हालात अचानक पलट जाते हैं। जो प्रकाश अब तक 30 रुपए की छोटी सी दुनिया में फंसा था, उसे अचानक एक ऐसी जिम्मेदारी मिल जाती है जो उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉरल टेस्ट खड़ा कर देती है। 10,000 रुपये। ठाकुर साहब ने 10,000 के एक भारी भरकम बजट को संभालने का पावर प्रकाश को दे दिया है। एक फटे हाल जीने वाला लड़का अचानक से एक पावरफुल मैनेजर बन गया है। कपड़े वाले से लेकर शामियाने वाले तक सब आकर उसे सलाम ठोक रहे हैं। 30 रुपए महीना कमाने वाला इंसान अब 10,000 के खर्च का मालिक है। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां पावर और पैसे की चमक प्रकाश की आंखों को चौंधियाने लगती है और अच्छों का ईमान हिलाने वाला लालच उस पर हावी होने लगता है। लेकिन क्या पता है सच में टर्निंग पॉइंट कहां आता है? जब 5,000 का आंकड़ा सामने आता है। ये 5,000 रुपए उन शानदार गहनों की कीमत है जो प्रकाश ने ठाकुर साहब की होने वाली बहू के लिए खरीदे हैं। जब प्रकाश इन चमचमाते गहनों को देखता है ना, तो पहली बार उसका ईमान डगमगाता है। उसके लिए ये गहने सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं हैं, ये उस अमीर दुनिया का प्रतीक हैं जो उससे बहुत दूर है, पर ठीक इस वक्त उसके हाथों में है। और जब प्रकाश घर आकर अपनी पत्नी चंपा को इन 5,000 के गहनों के बारे में बताता है, तो चंपा जलन और फ्रस्ट्रेशन से भर जाती है। वो ताना मारती है, यहां तो रोकर मरने ही के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। चंपा की ये बातें प्रकाश के ईगो पर सीधा वार करती हैं। चंपा की ये जलन कोई नॉर्मल शिकायत नहीं थी। ये वो चिंगारी थी जिसने प्रकाश के अंदर की आग को भड़काकर ज्वालामुखी बना दिया। ये बातें उसे उस ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल देती हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। अब इस साइकोलॉजी को समझिए, इसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। प्रकाश का दिमाग कैसे अपने ही क्राइम को जस्टिफाई करता है, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है।
वो खुद को समझाता है कि ठाकुर साहब ने 5,000 के गहने खरीदे, अगर 100-200 की कोई चीज चंपा को भी दे देते तो क्या लुट जाते। वो उस इंसान को कंजूस ठहराने लगता है जिसने उसे मुफ्त का मकान और इतनी इज्जत दी। वो सोचता है कि अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये मेंटल जिम्नास्टिक्स बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए प्रकाश अपनी चोरी के इरादे को एक सही काम साबित कर रहा है। वो खुद को विक्टिम और ठाकुर साहब को विलन मान बैठा है। और ये सब हमें ले आता है इस चर्चा के आखिरी और सबसे सस्पेंसफुल हिस्से पर, अंक 3, अपराध और पर्दापोशी। अब तक जो कुछ दिमाग में चल रहा था, अब वो फिजिकल रियलिटी बनने वाला है। रात का सन्नाटा है। प्रकाश का दिमाग एक खतरनाक प्लान बना चुका है। जरा इन कदमों को देखिए। पहला, आधी रात का इंतजार। दूसरा, छतों के बीच की 5 फीट की दीवार को फांदना। तीसरा, दबे पांव ठाकुर साहब की सीढ़ियों से नीचे उतरना। चौथा, गहनों का वो संदूक चुराना। और पांचवां, बिना पकड़े गए चुपचाप वापस आना। एक एक कदम के साथ धड़कनें बढ़ रही हैं। ये वक्त, ये सन्नाटा और ये हरकत बहुत ही बेचैन करने वाली है। पर सबसे बड़ा झटका पता है क्या है? ये कोई गुस्से या आवेश में की गई चोरी बिल्कुल नहीं थी। प्रकाश ने प्रॉपर एक बैकअप प्लान बना रखा था। उसने सोच लिया था कि अगर ठाकुर साहब गलती से जाग गए तो वो जोर से हंसेगा और कहेगा, अरे मैंने तो अपनी छत से एक चोर को आते देखा, मैं तो बस उसी का पीछा कर रहा था। ये गहराई से बनाया गया प्लान दिखाता है कि प्रकाश मॉरली कितना गिर चुका था। जिस घर को वो लूट रहा था, जरूरत पड़ने पर वही उसका झूठा रक्षक बनने को तैयार था। अब अगली सुबह की आयरनी देखिए। सुबह चंपा ही आकर प्रकाश को जगाती है और चोरी की दुख भरी खबर देती है। ठाकुर साहब सदमे में अपना सिर पकड़े बैठे हैं। ठकुराइन का रो रो के बुरा हाल है और हमारा प्रकाश, उसे इन सब के सामने फेक हमदर्दी दिखानी पड़ रही है। जरा सोचिए, उस दिमाग के बारे में जो एक तरफ एक अच्छा दोस्त होने का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ही किए गए विनाश को अपनी ही आंखों से देख रहा है। यह सीन अंदर तक झकझोर देता है। अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। सुबह खबर फैलती है। दोपहर तक ठाकुर साहब अपने पुराने और वफादार नौकरों पर शक करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर दोपहर बाद प्रकाश बड़ी चालाकी से पुलिस बुलाने का आइडिया ड्रॉप करवा देता है, ये कहकर कि पुलिस आएगी तो सिर्फ नौकरों को पीटेगी और बदनामी अलग होगी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। छत की मुंडेर पर जूते के निशान मिल जाते हैं। ये वो पल है जहां लगता है कि बस प्रकाश अब तो पकड़ा ही जाएगा। पर यहां प्रकाश के दिमाग की शातिर चालाकी देखिए। जब ये साबित हो जाता है कि चोर उसके ही घर से आया था, तो वो फुर्ती से एक नई कहानी गढ़ लेता है। वो कहता है, हाँ, शादी के काम की वजह से मैं लेट आता था तो मेरा दरवाजा खुला रह गया होगा, शायद चोर ने वहीं से रास्ता देख लिया। अपना गुनाह मानना तो छोड़िए, उसने अपनी शादी की व्यस्तता को ही अपनी ढाल बना लिया। इसे कहते हैं एक मास्टर मैनिपुलेटर। कहानी के अंत में प्रकाश अपनी इसी झूठी लापरवाही का प्रायश्चित करने के नाम पर ठाकुर साहब का घर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या प्रकाश का घर छोड़ना सच में उसकी लापरवाही का दिल से किया गया प्रायश्चित है, या फिर जिन लोगों ने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उनसे और अपने गिल्ट से भागने की एक मास्टर स्ट्रोक चाल थी? प्रेमचंद हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, बस इंसान की फितरत के इस अंधेरे कोने को देखने के लिए छोड़ देते हैं। सोचिएगा जरूर कि आखिर सच क्या था।